Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है यूनिट 11 पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन. जापान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. टॉपिक इज वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन. इसके पहले के वीडियोस में आपको पता चलेगा जापान में क्या उथल पुथल मची थी. जानने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना दोस्तों. अब हम ये देखते हैं कि जो जापान में रिस्टोरेशन, मीजी रिस्टोरेशन हुआ, उसके बाद में जो जनरेशन्स आई, हर जनरेशन का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था. कुछ लोग ये सोचते थे कि यूएसए और अदर यूरोपियन कंट्रीज सिविलाइजेशन के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और जापान को वो पॉइंट अटेन करना है, हमको भी उस हाइट तक बढ़ना है जहां पे अब जापान अभी यहाँ पर है एंड हमको जाना है यूएस ऑफ ए के लेवल पे. तो हमको लेवल अटेन करना है. एक मीजी रिस्टोरर थे, मीजी टाइम पे एक इंटेलेक्चुअल थे, फुकुजावा युकिची दोस्तों. इन्होंने ये टर्म दिया था दैट जापान मस्ट एक्चुअली एक्सपेल एशिया. एक्सपेल एशिया मतलब अपनी जो एशियन नस है, एशियन लाइफस्टाइल है, उसको हटाओ और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ. यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज किस तरीके से एक्सेल कर रही है उस लेवल पे लेके जाओ. सो ही वाज बेसिकली अर्जिंग पीपल टू शेड देयर एशियन कैरेक्टर्स. अपने एशियन पने को तुम हटाओ, मॉडर्न बनना है तो यूरोपियन कैरेक्टर अडॉप्ट करो. अब फुकुजावा युगिची की भी एक स्टोरी है दोस्तों. एक गरीब समुराई फैमिली में पैदा हुआ बच्चा नागासाकी और ओसाका में किसी तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है. स्टडीज के सब्जेक्ट क्या थे? डच एंड वेस्टर्न साइंसेस. बाद में इंग्लिश भी पढ़ी. 1860 में ये जाते हैं अमेरिका जाते हैं क्योंकि ये पहली जापानीज एम्बेसी खुली थी अमेरिका में. तो ही हैड गॉन देयर टू वर्क एज अ ट्रांसलेटर क्योंकि इंग्लिश आती थी. तो जापानीज को इंग्लिश में, इंग्लिश को जापानीज में ट्रांसलेट करने का काम होता था. तो ये ही हैड गॉन देयर. अब इसके बाद इन्होंने जो बुक लिखी, वो बुक के लिए इनको मटेरियल मदद भी मिली क्योंकि वो ट्रिप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. What happened was, इन्होंने कहा कि अब हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिकल स्टाइल में नहीं बल्कि स्पोकन स्टाइल में एजुकेशन करेंगे. और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो वेस्ट के कल्चर के ऊपर लिखी थी और इन्होंने इस तरीके से लिखी कि जापानीज लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार कोई हमसे बात कर रहा है. उस बुक को पढ़ के ऐसा लग रहा था लोगों को एज इफ somebody the writer is talking to us, not in the same traditional way of that designing and all stuff. This was something that people really liked. In fact इन्होंने एक स्कूल एस्टैब्लिश करा था जो आज कियो यूनिवर्सिटी बन चुका है. मीरोकुशा एक सोसाइटी थी जो वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट कर रही थी, उसके कोर मेंबर थे ये. अब ये कॉन्ट्ररी है दोस्तों. इन्होंने बोला था कि जापान के पास में सिर्फ और सिर्फ प्राउड फील करने के लिए क्या है? उसकी सीनरी. इसके अलावा जापानीज लोगों को अगर हमको आगे बढ़ना है तो हम लोगों को मॉडर्न साइंसेस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल कल्चर ये सीखना पड़ेगा. हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सीनरी और ब्यूटी के दम पे अगर रह गए तो हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे. मॉडर्नाइजेशन में अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश स्टैग्नेंट हो जाता है. He had very clearly said these words. Now, ऐसा नहीं है कि इनकी बातों को पूरी तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था दोस्तों. There were repercussions. जब कोई एक इंसान एक बात करता है तो जाहिर सी बात है दूसरा इंसान उसकी बात काटेगा ज़रूर. जो अगली जनरेशन आई थी ना,
उसने सीधे सीधे क्वेश्चन कर दिया कि हम ये टोटल एक्सेप्टेंस क्यों दिखाएं, हम क्यों वेस्टर्न आइडियाज के पीछे पूरे तरीके से पड़े हैं, क्या हमारी नेशनल प्राइड कोई मायने नहीं रखती है? आंट वी प्राउड ऑफ आर नेशनैलिटी? हमारी नेशनल प्राइड जो कि इतने सारे ट्राइब्स के, इतने सारे डिसेंडेंट्स के बेसिस पे बनी हुई है, डेवलप हुई है, डोंट यू थिंक दैट इज वर्थ फीलिंग प्राउड ऑफ? मियाके सेत्सुरी एक फिलोसफर थे, इन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि एक नेशन को उसके टैलेंट्स डेवलप करना चाहिए ताकि वर्ल्ड के सिविलाइजेशन उसको देख पाए। अगर हम पूरे तरीके से अपने आप को अपने देश के प्रति डिवोट करेंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड को भी कुछ दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं तो हम वर्ल्ड हेरिटेज में भी एक कल्चर ऐड करने में मदद कर रहे हैं। इनका ये आर्ग्यूमेंट था। एक और पर्सन थे यूकी इमोरी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, ठीक है, एक्सेप्टेंस दिखाते थे टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। वो वेस्टर्न कल्चर का एक्सेप्टेंस सिर्फ एक रीजन से हो रहा था दोस्तों, क्योंकि जापान के अंदर जो डॉक्ट्राइन चल रही थी, जो परंपरा चल रही थी, वो चल रही थी मिलिट्री सक्सेशन की। मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावर गेन कर रही थी, और वो डेमोक्रेसी का जो आइडिया आता है, दैट मीन्स द आइडिया दैट इज प्रपोज अंडर द डेमोक्रेसी, दैट इज इक्वालिटी एंड यूनिटी इन ऑल थिंग, वो सब कचरे में जा रही थी। पीपल वर रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। पूरे तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे टिक जाओगे तो डर ये भी था कि हम उनके अंडर नहीं आ जाए, और अपने घर में अपनी आर्मी से भी डर था, बिकॉज ह्यूमन राइट्स नाम की चीज़ जापान में अब ख़त्म हो चुकी थी। पीपल वर डिमांडिंग द राइट्स ऑफ मैन एंड सॉवरेनिटी, लिबरल एजुकेशन, जिससे कि हर इंडिविजुअल, ऐसा नहीं कि आप कुछ खास लोगों को एजुकेट करो, कुछ चांसेस देना थे, सबको देने के थे। ये सब चीज़ें होने लगी। स्पेसिफिकली दोस्तों अगर हम बात करें तो राइट ऑफ विमेन, जापान में विमेन वर डिसरिगार्डेड लाइक एनीथिंग। उनके राइट्स के लिए भी वेस्टर्न आइडियोलॉजी में विमेन को काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी गई थी। जापानीज़ इंटेलेक्चुअल्स वही चीज़ चाह रहे थे कि यही चीज़ हो जाए हमारे नेशन में भी, और एक दबा छिपा सा रिवोल्ट था अगेंस्ट द मिलिट्री रिजाइन। सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स ऑफ द टॉपिक। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।